अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एब्जॉर्प्शन, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का एक सवाल मैंने जो खुद ही बना के कराया था, उसके सोल्यूशन पे आएंगे परसों शायद। रिकंसिलिएशन बनाई थी। और उसमें इतनी सारी अवाम ने कुछ भी नहीं बोला, जिसने फिगर बताई उसने गलत फिगर बताई। अब क्या फायदा ये सर का है? परसों इधर बोर्ड पे मैंने किया है। ₹10 का फर्क है शायद। फर्क असल में राउंडिंग ऑफ का ही है। उस रिकंसिलिएशन में ₹10 का फर्क है, वो राउंडिंग ऑफ का ही फर्क है, क्योंकि जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी वो 16.5 नहीं बनती पूरी, उससे आगे भी चल रही है। इसी तरह 3.3 नहीं बनती, उससे आगे भी चल रही है। तो वो ₹10 राउंडिंग ऑफ का फर्क था, इसलिए वो रिकंसाइल्ड ही है जी। जो आ रहा आंसर वो लिख दे, कोई मसला नहीं है। राउंडिंग ऑफ का फर्क है, रिकंसाइल्ड ही है। जो फिगर्स लिखी थी उनके मुताबिक प्लस माइनस करें तो शायद 560 बनता है, लेकिन आपने जब किसी ने आंसर बताया था तो वो 550 बोला था। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को ये होता ना कि सारा कुछ तो जो लिखा है वही है, उनसे शायद कैलकुलेट भी सही नहीं हो रहा, जो आंसर नहीं आ रहा, तो इसलिए आंसर 560 आ रहा था। ठीक है, 560 ठीक है। राउंडिंग ऑफ का फर्क है ₹10। ऑटम 19 दिया था होमवर्क मैंने, है ₹10 का फर्क है, राउंडिंग ऑफ है वो। असल में आंसर 3.303 कम कुछ था। जी वो भी राउंडिंग ऑफ है, यानी मैंने चूंकि एक्सेल पे बनाया है तो मेरे पास तो पूरा जीरो है डिफरेंस, मतलब पूरा टैली कर रहा है। वो आने दें, कोई मसला नहीं। जो नेट आ रहा है वो लिख दे, कोई मसला नहीं। बाद में मिल लेना भाई, बाद में मिल लेना, दुनिया देख रही है आपको। ऑटम 19 पार्ट ए, प्रोसेस कॉस्टिंग। होमवर्क दिया था ऑटम 19 का, था क्वेश्चन नंबर 3। परसों होमवर्क दिया था, किया? ये यस सर में कौन कौन शामिल है जिन्होंने किया है ऑटम 19? बस ये इतने सारे लोगों ने नहीं किया, क्यों भाई? नहीं इतने सारे ना, सब नहीं, इतने सारे। वो क्यों नहीं किया भाई? हैं? टर्म टेस्ट की तैयारी करें। चले, जिन्होंने नहीं किया वो वैसे सुन लें, जिंदगी में कभी तो कर ही लेंगे, नहीं तो अगले टाइम में तो करना ही पड़ेगा। ऑटम 19 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। इसमें सिंपली ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाला ही सवाल था। इसमें ईपी मांगी हुई थी और कॉस्ट पर यूनिट मांगी हुई थी। इसमें एक ही चीज़ है जो थोड़ा बहुत आपको अगर कोई मसला हुआ भी हो, कि जब आप इसको प्रोसेस कॉस्टिंग के तौर पे सॉल्व करेंगे तो आप नेचुरली क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे, जो कि नहीं बन सकता। ऑटम 19 क्वेश्चन 3, इसमें क्वांटिटी स्केड्यूल प्रोसेस वाला नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें इनपुट नहीं बताया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है कितना, इनपुट नहीं है। क्लोजिंग है 800,
तो जब इनपुट ही नहीं है तो फिर हम आउटपुट भी नहीं निकाल सकते, इसलिए इस रास्ते से आउटपुट नहीं निकल सकता। हाँ 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 हाँ, वो असल में पार्ट ए करते हुए जो करने की कोशिश भी कर रहा होगा उसको लगेगा कि ये तो बस प्रोसेस कॉस्टिंग का ही है, तो वो इस तरह से अगर क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएगा तो आउटपुट नहीं निकलेगा। लेकिन फिनिश्ड गुड्स देखें, इसके आउटपुट का मतलब फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस ही तो है, तो आपको फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग और सेल्स बताई हुई है, तो वहां से निकलेगा आउटपुट। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स 600, सेल और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन आ जाएगी 5800। अच्छा, जिन लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये तो पता नहीं चलता कब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, तो सीधा रास्ता ये है कि ओपनिंग प्लस जो बनाए हैं माइनस क्लोजिंग सेल, चाहे इसी शक्ल में लिख के बैलेंसिंग निकाल लें, चाहे ऐसे कर लें कि ये चूंकि उलट है तो ये माइनस, यानी अगर सेल से प्रोडक्शन तक पहुंचना है तो ओपनिंग माइनस, सीधे तरीके से चलना है तो क्लोजिंग माइनस। लेकिन इन फार्मूलों को रट्टे लगाने की बजाय अगर आप वैसे इस तरह से याद रख लेना कि मतलब इसको ऐसे आने से बजाय ना, अगर आप इस तरह से याद रखते हैं कि जिस तरह इक्वेशन की शक्ल में, तो फिर आप मिसिंग फिगर फाइंड कर लेंगे तो आसानी है। ऐसे प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाती है। कभी सवालों में आप देखेंगे कभी प्रोडक्शन फाइंड करनी पड़ी होगी, कभी सेल फाइंड कर रहे होंगे, कभी क्लोजिंग फाइंड कर रहे होंगे, तो इसको इस शक्ल में याद रख लेंगे तो प्लस माइनस में गलती का चांस कम हो जाएगा। तो 5800 है आउटपुट, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने के लिए आउटपुट चाहिए था। पार्ट ए में तो यही है मेरे लिए बात। हाँ, कॉस्ट पर यूनिट मांगी हुई थी, तो कॉस्ट पर यूनिट चूंकि आगे पार्ट बी भी करना था, इसलिए कन्वर्जन को तोड़ दिया फिक्स में और वेरिएबल में, और वो ऐसे तोड़ा कि टोटल दिया हुआ था और ब्रैकेट में फिक्स बताया हुआ था, तो बाकी फिर वेरिएबल होगा। ये पार्ट ए है। जिन्होंने भी किया है पार्ट ए में और कुछ पूछना है तो पूछा। चले ठीक है, कुछ नहीं पूछना। पार्ट बी के लिए जो 2018 की कॉस्ट पर यूनिट है, ये भी आपको बताया था कि कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे हम प्रोसेस वाले तरीके से, बस वैसे ही उसको रीअरेंज करके मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल की शक्ल में ले आएंगे। तो यही किया कि मटेरियल और वेरिएबल ऐड करके मार्जिनल फिगर बन गई, और फिर उसमें फिक्स भी ऐड कर लिया तो एब्जॉर्प्शन फिगर बन गई। और 2018 से 2017 तक कैसे गए, ये पहले भी एक सवाल मैंने क्लास में किया था, 5% 10% महंगाई वाला। तो यहां से 2017 फाइन किया। 2017 फाइन करने की जरूरत ही क्या थी? ओपनिंग के लिए। अच्छा, इसमें मैंने एक दफा बात की थी जो मुझे बहुत उम्मीद है कि कईयों को समझ नहीं आई होगी, यहां दोबारा बताता हूं। वर्किंग वन की शक्ल देखें, सोल्यूशन में वर्किंग वन। ऑटम 19 क्वेश्चन 3 डिस्कस कर रहा हूं। वर्किंग वन, दी पहुंचेंगे तो अर्ज करूंगा। ये मैंने जो क्लास में एक सवाल किया था ना 2014 स्प्रिंग का, तब ये बात की थी, दोबारा करता हूं। और तब से पहले भी एक दफा की थी जब मैंने एक बजटिंग का सवाल कराया था ऑटम 17 फॉल्कन प्राइवेट लिमिटेड, तब भी ये बात बताई थी। जब हम पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग कर रहे हैं तो जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, ये वेरिएबल चीजें हैं, इनकी ओरिजिनल शक्ल ही पर यूनिट होती है। जैसे लेबर है, उसकी ओरिजिनल शक्ल ही है कि इतने रुपए पर आवर या इतने रुपए पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल है, उसका रेट ही इस शक्ल का है कि 25 रुपए पर यूनिट। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, तभी तो ये वेरिएबल होते हैं, तभी ये वेरिएबल है कि इनकी टोटल अमाउंट तक पहुंचना है तो इनटू यूनिट्स करेंगे तो टोटल अमाउंट तक पहुंचेंगे, तभी तो इनको वेरिएबल कहते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होंगे तो आंसर ज्यादा आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे तो आंसर कम आएगा। तो वेरिएबल खर्चे जितने हैं उनकी ओरिजिनल हालत पर यूनिट होती है। अगर एक साल की पर यूनिट कॉस्ट पता है तो उसी में चेंजेस करके अगले पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट निकाली जा सकती है। ये इस सवाल में भी किया ऐसे ही, इसी तरह वो जो स्प्रिंग 14 किया था उसमें भी ऐसे ही किया था, और वो फॉल्कन वाले में भी ऐसे ही बताया था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये वेरिएबल खर्चे हैं। इनकी ओरिजिनल शक्ल होती ही एक रेट की शक्ल में, जैसे मैंने कल स्टैंडर्ड कार्ड भी बना के दिखाया था,
उनका ओरिजिनल है ही पर यूनिट, तो उनके टोटल तक पहुंचने के लिए हमने नंबर ऑफ यूनिट से या नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके टोटल तक पहुंचते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल खर्चे कहते हैं। सुन रहे हैं? लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है उसकी ओरिजिनल शक्ल टोटल फॉर अ पीरियड होती है। रेंट 5 लाख रुपए पर मंथ, पर यूनिट नहीं, पर मंथ। इसी तरह सैलरी है 20,000 पर मंथ, तो वो टोटल फॉर अ पीरियड होती है, उसका नंबर ऑफ यूनिट से ताल्लुक नहीं होता। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये ओरिजिनली पर यूनिट चीजें हैं। अगर किसी एक साल की पर यूनिट कॉस्ट पता है तो उसी पर यूनिट ही के अंदर चेंजेस करके अगले पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट निकल सकती हैं। लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, उसी में चेंजेस करके अगले पिछले साल की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकलनी चाहिए, टोटल तक पहुंचना चाहिए, फिर यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट तक आना चाहिए। इस सवाल में पर यूनिट से ही इसलिए कर लिया क्योंकि पिछले साल का डेटा ही नहीं था, इसीलिए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ही को 1.1 से डिवाइड किया तो पिछले साल की पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आ गई। डेटा ना होने की वजह से मजबूरन ऐसा किया, वरना एक साल की फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट में चेंजेस करके अगले पिछले साल की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकलती। बहुत लंबे जुमले हो रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, ये ओरिजिनली पर यूनिट फिगर्स हैं। अगर किसी एक साल की ये पर यूनिट फिगर्स हैं, इन्हीं में चेंजेस करके अगले पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट निकल सकती हैं। जी जी जी, वेरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफर्ट, तीन चीजें। जी जी लिखवाया था, लेकिन वो कुछ बच्चों का एतराज था कि तो समझ नहीं आई बात, तो मुझे उम्मीद भी थी कि नहीं समझ आई होगी, इसलिए दोबारा बता दिया। अगर लिखा हुआ है पहले तो ठीक है, लिखा हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, ये ओरिजिनली पर यूनिट फॉर्म में ही होती हैं चीजें। इनके टोटल तक पहुंचना हो तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी इनको वेरिएबल कहते हैं। अगर किसी एक ईयर की ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है तो हम उसी पर यूनिट में ही चेंजेस करके किसी और ईयर की पर यूनिट कॉस्ट तक ही पहुंच सकते हैं। एक मिनट यार, मिक्स हो जाएंगी चीजें, जो लिख रहे हैं अभी लिख रहे हैं। फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल हालत जो है वो टोटल फॉर अ पीरियड है, तो अगर उसको पर यूनिट बना लिया तो चलो बना लिया, लेकिन किसी एक पीरियड की पर यूनिट फिक्स कॉस्ट के अंदर ही चेंजेस करके अगले पिछले साल की पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को नहीं बनाते। हमें अगले पिछले साल की पहले टोटल फिक्स कॉस्ट बनानी पड़ती है, फिर उनको डिवाइड करके पर यूनिट बनाते हैं, जैसे वो फॉल्कन लिमिटेड वाले में किया था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, फिर हमें निकालनी पड़ती। फिक्स कॉस्ट, हाँ हाँ यही कह रहा हूं कि वो जो पर यूनिट गिवन है वो बनाई गई है पर यूनिट। अगर उसको किसी अगले पिछले साल की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंचाना है तो उसी को चेंज नहीं कर सकते, उसको पहले टोटल तक पहुंचाएंगे, फिर टोटल चेंज करेंगे, फिर उस नए टोटल से नई पर यूनिट निकालें।
इस सवाल में ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि 2017 के आपके पास डाटा नहीं है जिससे आप यूनिट से डिवाइड करके देखें। इस साल की फिक्स कॉस्ट तो पता है 16 मिलियन समथिंग। पिछले साल के यूनिट्स कितने हैं जिससे डिवाइड करना। आप इस 16 मिलियन को 10% से वापस ले जाएं, टोटल फिक्स कॉस्ट तो निकल आएगी पिछले साल की। डिनोमिनेटर कितना है, किन यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट बनाएंगे, नहीं पता ना, इसलिए इसी को ही पर यूनिट को ही चेंज कर लिया जी। तो पर यूनिट में भी चल जाएगा, पहले टोटल में जाएंगे फिर उसमें चेंजेस करेंगे उसके बाद पर यूनिट आएंगे। चले ठीक है, लिख लिया जो लिख रहे थे। पार्ट बी में वर्किंग 1 पर यूनिट कॉस्ट निकाली है, ये 2018 ऊपर निकाल चुके हुए हैं और उसको चेंज करके 17 बनाया है, ये पहले सिखा चुका हूं। और ये यूनिट्स प्रोड्यूस वाली बात ये भी यहाँ बता दी है। और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स वैसे ही जैसे सिखाया था वैसे ही निकाली है। इसमें आपको यह कतराज परेशानी हो सकती है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कैसे निकला। अगर आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट खुद निकालनी हो तो आप उसको ओपनिंग सोच के नहीं, पिछला क्लोजिंग सोच के निकालें तो आपसे निकाली जाएगी कॉस्ट। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं, 400। आप इनको ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस सोच के इसका बीडी बैलेंस, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में बीडी बैलेंस लिखना है ना, तो वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का जो मैंने खुद ही सवाल बनाया था उसमें तो बता दिया था, यहां पर खुद निकालनी पड़ रही है। तो अगर आप इसको ओपनिंग का सोच के कॉस्ट निकालेंगे कि ओपनिंग की कॉस्ट निकालनी है, फिर इसमें गलती का चांस है। आप सोचें कि पिछले साल का एक क्लोजिंग था तब कैसे किया होगा। अब ये 17 का क्लोजिंग था जो कि कितने परसेंट कंप्लीट था, 60%। आप इसको क्लोजिंग पिछले साल का समझ के करेंगे तो हो जाएगा। मार्जिनल बताता हूं पहले। मटेरियल के एतबार से ये पूरे थे 400 इंटू 17 वाला मटेरियल 12 650, और वेरिएबल कन्वर्जन के एतबार से ये 240 थे। 17 वाला सिर्फ वेरिएबल वाला 424, ये बनेगा जो बीडी होगा। क्योंकि बीडी कैलकुलेट सोचना ना मुश्किल हो जाता है, तो आप इसको पिछला सीडी सोच के करें कि पिछले साल ये क्लोजिंग था और पिछले साल जब स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाई होती तो इसको ऐसे वैल्यू कैलकुलेट किया होता, तो ये बीडी आ जाएगा मार्जिनल वाला। और एब्जॉर्प्शन वाला बीडी कैसे आएगा, इसमें साथ वो फिक्स भी मिला है। ये मेरे हिसाब से थी बताने वाली बातें। आपने इसमें जो पूछना है वो पूछ लें जिन्होंने भी किया है जी। किसी ने रिकंसिलेशन ट्राई की हो, रिकंसिलेशन ट्राई करेंगे तो हो जाएगी। इसमें सिर्फ फर्क थोड़ा सा है वो राउंडिंग ऑफ का है। मैंने चूंकि एक्सेल पे किया हुआ है, मेरे पास पूरी फिगर्स हैं तो पूरा टिच टैली हो रहा है, लेकिन आपके पास जो फिगर्स हैं वो राउंडेड ऑफ हैं तो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो ठीक है। इसकी रिकंसिलेशन की अगर किसी ने कोशिश करनी हो तो एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू करें। फिनिश गुड्स ओपनिंग दोनों इनकम स्टेटमेंट्स में फिगर आ रही हैं, इनका डिफरेंस लें। क्लोजिंग फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट में फिगर आ रही है, उनका डिफरेंस लें। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, ये अभी बीडी निकाला है, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का फर्क आएगा। और इसी तरह से क्लोजिंग भी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का फर्क आ जाएगा। फिगर्स लिख लें केस को करना चाहे। 1555 ओपनिंग फिनिश गुड्स में फिक्स कॉस्ट आती हैं, 622 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में आता है, फिनिश गुड्स में आता है 2566 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में आता है 912। ये अब आपका प्रॉफिट रिकंसाइल कर जाएगा है जी। अरे कर लेना ना भाई, क्या हो गया, तो मैंने अखलाकन बता ही दिया तो पीछे पड़ गए आप। ओपनिंग फिनिश गुड्स दोनों इनकम स्टेटमेंट में मौजूद हैं तो उनका डिफरेंस ले लें मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का। इसी तरह क्लोजिंग भी है, उनका डिफरेंस ले लें, ये उसमें फिक्स्ड आ जाएगा। इसी तरह दोनों के वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग का डिफरेंस ले लें, दोनों के वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें। ये फिगर्स मैंने जो आपको सोल्यूशन दिया ना उसमें लिखी भी हुई है। वर्किंग 3 में देखें, मैंने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की वैल्यूज निकाली नहीं है। वर्किंग 3 देखिए, अल्टरनेटिव से ऊपर वाला
ओपनिंग की भी मैंने वैल्यू निकाली हुई है, क्लोजिंग की भी निकाली हुई है, उसमें जो कन्वर्जन वाली लाइन है उसी का तो फर्क है, तो आप उन्हीं का डिफरेंस ले लेंगे बस। तो ये रिकंसिलिएशन की चीजें बन जाएंगी और रिकंसाइल्ड हैं प्रॉफिट्स। 3-4 का कोई फर्क है वो राउंडिंग ऑफ का है। चलें ऑटम 19 डन। एक पेज आपको और मिला होगा अभी। ये होमवर्क है 58 के लिए। 58 में करूंगा क्योंकि 57 तो अभी कराऊंगा ना रिकॉर्ड, तो 58 के लिए। किस बात की भाई? तो आप लोग जाएं तो वापस आके ले लेना लेक्चर, कोई बात नहीं। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ऑटम 10 मज़ाहिर पाकिस्तान। अच्छा, ये सवाल है बजटिंग का, सवाल ये है बजटिंग का, लेकिन ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में छुपा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको कराना चाहूंगा। यानी बेशक बजटिंग सिलेबस पे नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल हो सकते हैं टेस्ट, क्योंकि ऑफिशियली तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है, लेकिन बजटिंग स्टाइल में, स्टाइल बजटिंग, यानी फिगर सारी बजटेड है, फिगर सारी बजटेड है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल, लेकिन जो खर्चे बताए होते थे एक्चुअल, अब वो बजटेड खर्चे बताए होंगे। सवाल वैसे ही करना है, सवाल वैसे ही करना है, बल्कि ये जो भी सवाल में मेहनतें हैं कि एक साल की पर यूनिट कॉस्ट निकाल के फिर उसको प्रोजेक्ट करना अगले साल के लिए, तो ये सवाल इस तरह से है कि आप इसकी एक साल की फिगर जो कि गिवन है उनको चेंज करके, जैसे मैं बता रहा था कि जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है वो पर यूनिट वाली को चेंज कर लें, लेकिन जो फिक्स्ड है उसको पहले टोटल बनाएं, फिर अगले साल के टोटल तक पहुंचें, फिर डिवाइड। तो ये यही काम इसमें भी करना है। तो ये है बजटिंग का सवाल, लेकिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के खौल में छुप के ये टेस्ट हो सकता है, तो इसलिए कर लें तो बेहतर है। ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है और वो 58 लेक्चर में कर लूंगा डिस्कस। है जी? हाँ जी, हाँ ये होमवर्क है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर जो मसले होंगे वो मैं 58 लेक्चर में करूंगा डिस्कस। है 57 तो आज ही होना ना, इसके बाद जो रुकना चाहे आप में से रुक जाए। यार एक मिनट पॉज करना है, अगले अटेम्प्ट में वेरिएंस। फार्मूले आपके पास नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं बोर्ड पे तो लिखूंगा ही क्योंकि ज़बानी तो नहीं समझाऊंगा, बोर्ड पे लिखना पड़ेगा मुझे। आपने लिखना हो तो मर्जी है, वरना फार्मूले लिखे तो नोट्स में हैं ही। अच्छा, सारे फार्मूले मैं आपको जहां जितना भी हो सका डिराइव कर दूंगा, या कम से कम समझा काफी हद तक दूंगा। जितना समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, वरना करना तो वो ऐसे ही है जैसे फार्मूले लिखे हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस से स्टार्ट कर रहा हूं। एक रिकैप बता देता हूं। बजटेड प्रॉफिट्स, बजटेड रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स में फर्क आया है और उस फर्क को हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये वेरिएंस एनालिसिस वाला काम पीरियड एंड पे ही हो रहा होगा, यानी पीरियड गुजरा होगा तो वेरिएंस एनालिसिस की फिक्र होगी। तो हम पीरियड एंड पे काम कर रहे हैं और वेरिएंसेस के जितने भी फार्मूले हैं
उनका एंड आंसर रुपए में आएगा कि यूनिट्स में आएगा? रुपए, क्योंकि मैंने बात ही कल यहां से शुरू की थी कि 8 मिलियन के फर्क को जस्टिफाई कर रहे थे। तो ये सारे फार्मूलों का आंसर रुपए में आएगा, और ये फार्मूले इस तरह से सेट हैं कि अगर पॉजिटिव आंसर आया तो वो फेवरेबल वेरिएंस है और नेगेटिव आया तो एडवर्स है। पहले आपको मैं मटेरियल के वेरिएंसेस बता, कॉस्ट वेरिएंसेस शुरू किए मैंने और मटेरियल वेरिएंसेस पहले बताने लगा। जब कहूं पढ़ने का तब पढ़िएगा, वरना बोर्ड पे देखिएगा। एक मिसाल से समझाता हूं। जब कहूं पढ़ने का तब, वरना अभी ना पढ़े। स्टैंडर्ड कार्ड बनाया हुआ था कि 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल के 3 kg लगेंगे और ये 30 रुपए का किलो मिलेगा। ये स्टैंडर्ड था। 30, हाँ। एक्चुअल रिजल्ट ये निकला कि फिनिश गुड्स जो प्रोडक्शन की 4000 यूनिट्स बनाए, और इन 4000 यूनिट्स के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो इस्तेमाल हुआ 12,900 किलो, और ये मिला 34 रुपए का। अब इसमें मटेरियल से रिलेटेड वेरिएंस एनालिसिस बताता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसका मतलब है, अच्छा हम कॉस्ट वेरिएंसेस में जितनी भी कैलकुलेशंस करने लगे ना, कॉस्ट वेरिएंसेस, ये 3-4 पेजेस सारे कॉस्ट वेरिएंसेस के हैं, इनमें हम जो भी कैलकुलेशंस करने लगे हैं वो सब है बेस्ड ऑन एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोडक्शन। यानी जितने इस पीरियड में यूनिट्स बनाए उनके लिए कितना खर्चा आना चाहिए था और कितना खर्चा आया। ये सारी डिस्कशन जो होने लगी है कॉस्ट वेरिएंसेस में, वो सब फिनिश गुड्स प्रोडक्शन की बेस पे है। 4000 यूनिट्स बनाए हैं। 4000 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक कितना खर्चा आना चाहिए था? क्या करूं? कैसे 3,60,000? 12,000 किलो लगने चाहिए थे, ठीक है 12, और 30 रुपए का एक होना चाहिए था, 360, 12,000 ऐसे। जबकि एक्चुअली कितना खर्चा हुआ? असल में 12,900 किलो लगे 34 वाले, 438,600। कितना फर्क आया? 786,000। एडवर्स है कि फेवरेबल है? एडवर्स है ना, खर्चा होना कम चाहिए था, हो ज्यादा गया, तो ये एडवर्स है। ये एडवर्स है, इसको कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट यानी जितनी मटेरियल कॉस्ट इनकर हुई, कितनी प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा हुआ, कितना होना चाहिए था, ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसकी रीजन क्या है? दो रीजंस हैं। जितना मटेरियल लगना चाहिए था वो भी डिफरेंट लगा, और 30 रुपए का होना चाहिए था 34 रुपए का। इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना एक कहलाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नाम से क्या लगता है? नोट्स नहीं देखने अभी, नाम से क्या लगता है? इसमें हम क्या जानना चाह रहे होंगे? इसमें हम किसका फर्क देखना चाह रहे होंगे? यानी 34 और, तो बस 34 और 30 बस 4 रुपए। मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो किससे मल्टीप्लाई करो? 12,000 34 रुपए और 30 रुपए को हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी फर्क आया 4 रुपए का। तो इसको मैं टोटल अमाउंट तक पहुंचाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 12,000 से, 12,900 से, 4,000 से, हाँ जी 900 से, हाँ वो 4 रुपए आ गया ना। अच्छा 12,000, हाँ सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है। 12,000, 4,000 लगता हो किसी को तो लगता होगा 4,000। 4,000 इसलिए गलत है, 4,000 इसलिए गलत है कि 34 रुपए या 30 रुपए या 4 रुपए जो भी बात हो रही है, ये क्या है रुपीस पर?
केजी, तो रुपीस पर केजी को 4000 यूनिट से थोड़ी मल्टीप्लाई करना, वो तो फिनिश गुड्स हैं, ये तो मटेरियल के 1 किलो का रेट है, फिनिश गुड्स से तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4000 नहीं है, 12000 या 12900। क्यों 12900? अच्छा, क्यों 12000 भी? सिर्फ 900? अच्छा, बल्कि ये है, हाँ जी, 3870 000 438600 516 12900 से। इसलिए इसकी इंटरप्रिटेशन देखें क्या है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो चीज 30 रुपए की मिलनी चाहिए थी वो 34 रुपए की मिली, तो प्राइस का फर्क आया। क्या है जो 34 रुपए का मिला? 12900। 34 रुपए का क्या खरीदा है हमने? 12009, नहीं मटेरियल तो खरीदा है, 12000 किलो खरीदे कि 12900 खरीदे? 12900 खरीदे, तो 12900 जो खरीदे इतने के मिलने चाहिए थे, इतने के मिले। तो ये जो फर्क आया है ये प्राइस के चेंज की वजह से आया है, इसको कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। 34 रुपए के जितने किलो खरीदे उन्हीं की बात हो रही है कि वो 34 के खरीदे, 30 के खरीदने चाहिए थे, तो इनका फर्क है प्राइस वेरिएंस। इसमें एक फर्क ये है और दूसरी वजह है किलोस का डिफरेंस, उसको कहते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इसको मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं। इसमें अब क्या क्या इस्तेमाल होने चाहिए? 12000 और 12000 इनटू क्या? है 34 लगेगा। प्राइस आएगी नहीं, मतलब ये आंसर रुपए में नहीं निकले, सारे वेरिएंस निकलने तो रुपए में। 34 क्यों 34? अच्छा 30 नहीं लगता किसी को नहीं 30 लगा, कोई तो क्यों है? ये हो क्या रहा है? क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहे हैं हम। हाँ हाँ बोले 30 क्यों भाई? स्टैंडर्ड से मैच करना होगा बाद में कि हम लोग का 2 डिफरेंस आ रहा है। हाँ जैसे क्या हम स्टैंडर्ड्स में देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें इतना लेना चाहिए तो कितना आ रहा है। अच्छा, और कोई रीजन 30 जिनको लग रहा है वो बताएं क्यों 30? तो 34 से क्यों नहीं? तो 34 कर लें। हाँ तो 34 रख लें, प्राइस सेम रख लेते हैं। 34 क्यों नहीं? नहीं वेरिएंस क्या थे, मैंने दोनों 34 रख लिए। हाँ ठीक है जी, शाबाश, 30 आएगा, 34 नहीं आएगा। प्राइस का चेंज होने का इफेक्ट देख चुके। अब अगर मैंने इन 900 किलो पे 34 रुपए लगा दिया तो मैं फिर महंगी प्राइस होने का इफेक्ट ले लूंगा, इसलिए क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हुए 34 इस्तेमाल नहीं करना, 30 इस्तेमाल करना है। 387 20 27 और 51 78600। ये सारी बात दोबारा सुने। स्टैंडर्ड बनाया हुआ था कि एक यूनिट बनाने के लिए 3 किलो मटेरियल लगना चाहिए और 1 किलो 30 रुपए का होना चाहिए। साल गुजरने में रिजल्ट ये निकला कि 4000 यूनिट्स बनाए, इनके लिए 12900 किलो इस्तेमाल हुए और वो हमें 34 रुपए के एक्चुअली मिले। अब जितना खर्चा होना चाहिए था वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जितना असल में हुआ वो एक्चुअल कॉस्ट है। ये बात किस पे बेस्ड है? किसकी बात हो रही है? 4000 यूनिट्स पे बेस्ड बात हो रही है कि 4000 यूनिट्स बनाने के लिए इतनी मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए थी। ये जो अप्लाइड ओवरहेड होते हैं ना, वो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ही है, यानी यही कॉन्सेप्ट है उसका कि इतना खर्चा होना चाहिए था एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। वो हम यहां दोबारा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्टैंडर्ड कॉस्ट 4000 यूनिट्स बनाने की होनी चाहिए थी, 12000 किलो लगने चाहिए थे,
और 30 रुपए का एक होना चाहिए था। इतना खर्चा आना चाहिए था 4000 यूनिट्स बनाने के लिए, जबकि असल में आया इतना कि 12,900 किलो लगे 34 का एक। इतनी मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए थी, इतनी मटेरियल कॉस्ट हुई। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वजह, दो वजह हैं। जितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी उससे फर्क लगी, जितना फर्क किलो होना चाहिए था उससे फर्क हुआ। इन दोनों को अलग अलग देखना है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम सिर्फ देख रहे हैं, अच्छा चलें पहले मैं इस बार ये बता देता हूं। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में हम ये देखना चाह रहे हैं कि किलो कितने ज्यादा लगे। अभी इस वक्त प्राइस का चेंज कंसिडर होना चाहिए नहीं, तो इसलिए प्राइस वही रहने दी, सिर्फ किलोस का चेंज लिया। ये सिर्फ किलो चेंज होने की वजह से, इग्नोरिंग प्राइस चेंज। अब किलो का चेंज होना था, देख लिया, ठीक है, लग गए, ज्यादा लगने थे, लगे ज्यादा 12,900। अब मजीद प्राइस का क्या चेंज आया, 30 रुपए होने चाहिए थे 34 रुपए हुए। तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, एक बार सिर्फ क्वांटिटी कंपेयर की और एक बार सिर्फ प्राइस कंपेयर की। ये मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है, इसको मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं, और ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इनके फार्मूलों पे और कर लें, कोई कैलकुलेशन अगर पूछनी है तो पूछें, अभी नोट्स पढ़ने को नहीं कहा। इनकी कैलकुलेशन की हद तक, कॉन्सेप्ट की हद तक कुछ पूछना है तो फिर पूछ लें। क्या बात? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वो क्या होती है? वो बजटेड प्रोडक्शन होती है, होती थी, कोई साल एंड हो गया है। अब जो इतने यूनिट्स एक्चुअली बने हैं, हम उनकी कॉस्ट और उनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी क्यों ज्यादा मटेरियल लगाओ? अच्छा अच्छा, किससे ज्यादा लगाओ? तो 3500 वाले से तो कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं हम किस बात का कंपैरिजन कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जितने 4000 यूनिट असल में बनाए हैं उनके लिए ही कितने किलो लगे और कितने लगने चाहिए थे। तो बात हुई 4000 यूनिट्स की रही है जी। अच्छा पहले ना, अभी मैंने दोबारा बताया था तो शायद पहले वाली बात पे आप सोच रहे थे, दोबारा वाली बात फिर से सुनो। मैं प्राइस वेरिएंस बाद में बताता हूं, पहले क्वांटिटी वेरिएंस बता देता हूं। क्वांटिटी वेरिएंस में हम क्या इफेक्ट देखना चाह रहे होंगे? तो इसके निकालते हुए हमें प्राइस का चेंज अभी फिलहाल शामिल करना चाहिए नहीं, तो प्राइस वही रहने दी। इससे पता चला सिर्फ क्वांटिटी का फर्क कितना। एक बार क्वांटिटी का फर्क निकल आया, अब देखते हैं कि प्राइस का क्या फर्क पड़ा। तो अगर प्राइस का फर्क निकालते हुए मैंने फिर से 12,000 किलो इस्तेमाल कर लिए, तो 12,000 किलो की तो प्राइस लगी नहीं, प्राइस तो लगी ही 12,900 पे। असल में 34 रुपए तो लगे इसमें है ना, तो फिर क्वांटिटी तो 12,900 होनी चाहिए। तो इसलिए प्राइस वेरिएंस निकालते हुए 12,900 इस्तेमाल किया, रेट 34 और 30, ताकि इनका फर्क पता चले। जब क्वांटिटी का वेरिएंस निकाल रहे थे तो 12,900 और 12,000 का कंपैरिजन था असल में, प्राइस 30 रखी। अभी 34 इसलिए नहीं की क्योंकि फिलहाल हम सिर्फ क्वांटिटी का चेंज देखना चाह रहे हैं, प्राइस का चेंज बाद में अलग से देखना था, इसलिए 30 रखा है। तो वो यहाँ नहीं लिया ना, तो प्राइस में आ गया ना, क्वांटिटी में जो परचेज की 34 के रेट से लिया ना। अरे तो वो प्राइस वेरिएंस में निकला ना 34। प्राइस वेरिएंस में यही तो देख रहे हैं कि 30 का मिलना चाहिए था, 34 का मिला, ये तो देखा है प्राइस वेरिएंस में। देखें इन दोनों में फर्क किस वजह से है? दो वजह से है, 30 की जगह 34 लगना और 12 की जगह 12,900 लगना। तो जब प्राइस वेरिएंस देखेंगे तो हम इन दोनों की बात कर लेंगे, जब क्वांटिटी वेरिएंस देखना है तो इनकी बात कर लेंगे। लेकिन क्वांटिटी वेरिएंस देख रहे होंगे तो हम उसमें प्राइस वेरिएंस मिक्स नहीं करना चाह रहे होंगे, भी प्राइस का चेंज होना इसमें शामिल नहीं करना चाह रहे। तो प्राइस 30 रुपए ही यूज की, क्योंकि आंसर रुपए में लाना था तो मल्टीप्लाई तो करना था। अगर मैं 34 से मल्टीप्लाई कर लेता तो वो तो पे प्राइस चेंज का इफेक्ट आ जाता, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई किया। ओके चले अब इनको ना फार्मूलों की शक्ल देते हैं, एब्रीवेशन यूज करता हूं। एससी यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट, एसी एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, मटेरियल की क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी एक्चुअली फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितना टोटल मटेरियल लगना चाहिए था, ये एसक्यू है। अच्छा ये इधर 30, ये क्या है?
अब ये जो यहाँ काम किया है इसको अगर फार्मूले की शक्ल बनाएं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये बन गया। अच्छा एस सी इंटू एस क्यू या एस क्यू इंटू एस सी, सुपर जो मर्जी कर लो। मटेरियल प्राइस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस एक ही बात है। अच्छा हाँ हाँ लिखे में इसको और इसको ऐड करें तो बन रहा है ना। तो इसका मतलब अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को ऐड करें तो ये बनना चाहिए। और ऐसी बस एक काम करके दिखा रहा हूँ, ऊपर से जाए तो जाने देना, उछल उछल के पकड़ने की कोशिश ना करना। अगर मैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस करूं तो एस सी इंटू ए क्यू माइनस ए सी इंटू ए क्यू प्लस एस सी इंटू एस क्यू इंटू फिजिक्स स्टार्ट होगी। क्या बच गया? एस सी इंटू एस क्यू माइनस तो ये है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फार्मूले। क्या नहीं बुजुर्गों ने बनाए। 78,600 मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। ये फर्क इसलिए आया क्योंकि मटेरियल की क्वांटिटी भी ज्यादा लग गई और महंगा भी मिला। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस ये है कि अगर महंगा ना हुआ होता, सिर्फ क्वांटिटी का फर्क पड़ा होता तो 70 का था। मजीद 51,000 का फर्क आया क्योंकि प्राइस में भी फर्क पड़ गया, इसलिए टोटल 27 और 51 ये 78 का फर्क पड़ गया। अच्छा इसमें हो सकता है कोई ये और कर ले और साथ वाले को कहे कि यार बताता हूँ तुझे मैं एक और फार्मूला होता है, सबको नहीं पता था, क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें, ए क्यू कॉमन ले लें और ब्रैकेट में आ जाए एस सी माइनस ए सी। तो ऐसे मत करिएगा, क्योंकि आगे चल के जब सवालों में हम देखेंगे ना प्रैक्टिस, तो ये जो ए सी इंटू ए क्यू है यानी एक्चुअली कितने किलो लगे असल में कितने वाले, तो ये 3-4 तरह के रेट भी हो सकते हैं, कुछ किलो इतने वाले, कुछ किलो इतने वाले, कुछ किलो इतने वाले। तो फिर एस सी माइनस ए सी कौन सा वाला ए सी कर रहे होंगे, तो फिर आपको वो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कॉमन ना ले, ऐसे ही रहने दें। बाकी इनके फायदे बताऊंगा जब सवाल करेंगे आगे चल के। याद आपको ये करने पड़ेंगे फार्मूले हैं, नहीं अभी तो 3 हैं और बहुत सारे हैं। जी जी बिल्कुल, आप लोग फॉर्मेट्स फॉर्मूले याद करके फॉलो किया करें, लेकिन कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं, कॉन्सेप्ट साथ रखा करें। अब आए पहले पेज पे, मैंने कौन सा मिटा दिया यार, पहले पेज पे आए। अरे तो मैंने नहीं रोका ना नोट करने से, कह रहा हूं पहले पेज पे तो आए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल के वेरिएंसेस केस 1, ये क्या है केस 1 के जितने किलो खरीदे उतने ही लग गए। इसका मतलब ये है, अच्छा ये सामने लिखा भी हुआ है, मैं मिटा भी नहीं रहा, आप कर लीजिएगा नोट, बात सुन लें बस। रॉ मटेरियल के स्टोर में ओपनिंग था ही कुछ नहीं, जितने परचेज किए लेट से 9,000 उतने ही इस्तेमाल हो गए, क्लोजिंग भी कुछ नहीं है। ये मतलब है इस केस 1 का, या इसी तरह से ये मतलब भी हो सकता है कि जितना खरीदा उतना ही इस्तेमाल भी हुआ। ये मतलब है केस 1 का कि मटेरियल क्वांटिटी परचेज्ड मटेरियल क्वांटिटी यूज्ड अगर बराबर है तो ये केस 1 है?
ये तो देखें सारी सिचुएशन मैंने सवालों को सामने रख के बनाई हुई है, और इसमें जो नीचे 3 फार्मूले हैं ये वही हैं, और साथ एक डब्बा बना के ये जो मैं AC, SC, AQ, SQ बोल रहा था वो भी मैंने समझा दिए। तो आप अब ये फार्मूले पढ़ लें और डब्बा खास तौर पे, और अगर ये चीज़ें जो डब्बे में लिखी हैं ये काफ़ी नहीं हैं, आप खुद उर्दू लिखना चाहें तो मर्जी है लिख लें। केस 1 बता दिया आपको, अब नोट करना है कर लें। केस 1 बता दिया, जी बिल्कुल, फिर वो डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि असल में तो 34 रुपए के 12,900 ही खरीदे हैं ना। ये दोनों मिलाएं तो ये नहीं बनेगा, फिर नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा ना। ये बनना चाहिए ना, इसी को तो तोड़ना है हमने, इसी को तो 2 में तोड़ना है। जब इसी को 2 में तोड़ना है तो उनको सम करने से बनना चाहिए। अच्छा, बात लॉजिकल है जो कर रहा हूं, जबरदस्ती नहीं है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कॉन्सेप्चुअली यही है कि प्राइस को इग्नोर करें, सिर्फ क्वांटिटी का क्या फर्क पड़ा। अब क्वांटिटी का फर्क देख लिया, अब इसको इग्नोर करके प्राइस चेंज नहीं है, जहां तक पहुंचना था पहुंच गए। अब यहां से आगे प्राइस चेंज के 12,900 तक का सफर कर लिया, अब 12,900 से आगे प्राइस का सफर। एब्रीवेशन वाइज नहीं आएगा और इसका कॉन्सेप्ट नहीं सही बनेगा, क्योंकि अगर आप यहां 34 रख लेंगे तो वो प्योरली क्वांटिटी डिफरेंस नहीं होगा, उसमें तो महंगाई भी शामिल हो चुकी होगी। देखें आपको ना यहां पर, चूंकि मैंने अलग अलग लिखा हुआ है ना, इसलिए शायद ये बात समझने में मुश्किल हो। ऐसा करते हैं 12,000 और 12,900 का फर्क 900 किलो, यानी 900 किलो डिफरेंस है, इनटू 34 रुपए कर दें। आप कह रहे हैं इनटू 34 कर दें, इनटू 34 करने से तो वो किलो के अलावा रुपए का फर्क भी आ जाएगा। 12 को तो वैसे ही 34 से मल्टीप्लाई करना नहीं बनता, 12,000 को तो 34 से मल्टीप्लाई करना बनता ही नहीं है, वो तो है ही 30 में। तो इसलिए क्वांटिटी वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर, एक बार क्वांटिटी वेरिएंस निकल आया, अब इसको लेके प्राइस वेरिएंस, डिफरेंस को डिफरेंस से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, कितना कितना करें ना, करें 900 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 900 को 4 रुपए से करें ना मल्टीप्लाई, है 900 को 4 रुपए से करें मल्टीप्लाई, 3600 रुपए आता है। तो 3600 तो कुछ भी नहीं है। अरे तो वो तो वही बात होगी ना जो मैं कॉमन लेने की बात कर रहा था, वो तो कॉमन वाली बात होगी ना। मैं समझा 900 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो कॉमन वाली बात होगी ना, आप ऐसे याद रखें। देखें जिनको ये कॉमन वाला लग रहा है ना कि नहीं मैंने तो कॉमन वाले से ही करना है, तो आप अभी ऐसे ही चल लें। जब इस चैप्टर पे ग्रिप आ जाए पूरी तरीके से, सारे सवाल कर चुके हूं, फिर जहां जहां आप कंट्रोल रखते हुए कॉमन लेके करना चाहें मर्जी है, कर लिया करना, लेकिन अभी बेस बना रहा हूं तो अभी कॉमन शॉमन ना लें। अगले पेज पे इलस्ट्रेशन 1 है, सॉल्व कर दें। अगले पेज पे इलस्ट्रेशन 1 है, सॉल्व कर दीजिए।
हाँ जी, आंसर्स हैं प्राइस वेरिएंस 16875 पॉजिटिव, क्वांटिटी वेरिएंस है 37500 नेगेटिव। आपने किया समझ? सही फिगर। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 20625 नेगेटिव। भाई ये देख लें, आसान सा है वेरिएंस। केस 2,
केस 2 क्या है कि मटेरियल परचेज्ड और मटेरियल यूज्ड बराबर नहीं है। जितने किलो खरीदे फॉर द ईयर उतने किलो इस्तेमाल नहीं हुए, या तो ज्यादा हुए या थोड़े हुए। ये केस 2। अब इस केस 2 में भी आगे मजीद 2 हिस्से हैं, एक ए लिखा हुआ है और एक बी लिखा हुआ है। ये ए और बी समझ लें क्या है। अच्छा, हम जितनी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आईएएस के मुताबिक होती है। ये सारी चीजें आईएएस के मुताबिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। ये इंटरनल पर्पसेस के लिए होती हैं रिपोर्ट्स। तो अगर मैनेजमेंट अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए बैलेंस शीट देखना चाहे, बिल्कुल देख सकते हैं। उसमें करंट एसेट्स में इन्वेंट्री लिखी हो, जो कि रॉ मटेरियल भी हो सकता है। अगर क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेट से 200 किलो है, तो इसको किसी ना किसी रेट से तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर FIFO हुआ तो जो भी रिसेंट परचेजेस थी वो वाला रेट लगेगा। वेटेड एवरेज मेथड हुआ तो एवरेज निकालना पड़ेगा। इसके अलावा एक और तरीका भी हो सकता है। कंपनी फैसला कर सकती है कि हम इसको स्टैंडर्ड पे वैल्यू करेंगे। ये जो मैंने भी यहाँ स्टैंडर्ड लिखा हुआ था ना, अगर इस बिजनेस का स्टैंडर्ड है कि 30 रुपए किलो, कि 1 किलो 30 रुपए का मिलना चाहिए, तो वो अपने इंटरनल पर्पसेस के लिए इन्वेंट्री की वैल्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट भी रख सकते हैं। ये भी एक वैल्यूएशन का तरीका हो सकता है। बिजनेस ने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की पॉलिसी बनानी है। अगर बिजनेस चाहे कि हमने रॉ मटेरियल क्लोजिंग को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करना है, तो कर सकते हैं। ये है ए। क्या है ए? इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये मतलब है इस बात का। और अगर वो FIFO वेटेड एवरेज रखना चाहे तो वो बी है जी। अच्छा, सारे लोग एक साथ सुना करें ना यार। बैलेंस शीट बनानी है, कंपनी ने इन्वेंट्री पे कोई तो रेट लगाना है ना। तो कंपनी अगर ये पॉलिसी बना ले कि हम स्टैंडर्ड रेट यूज करेंगे, तो ये भी हो सकती है पॉलिसी। तो इसको कहेंगे इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये ए है। और अगर FIFO वेटेड एवरेज इस्तेमाल करना हो तो वो बी है। जाएगा कहीं ना कहीं इंशाल्लाह। केस 2, अगर परचेज्ड और यूज्ड डिफरेंट हैं तो ये केस 2 है। और केस 2 के मैंने आगे फिर 2 हिस्सों में बांटा है। एक ए कहा है अगर इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, और बी कहा है इफ इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल वेरिएंसेस सवाल में आपसे कैलकुलेट करने को कहे होंगे, तो इनको सवाल करने के लिए पहले देखना पड़ता है कि मटेरियल क्वांटिटी परचेज यूज बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो केस 1 हो गया, अगर डिफरेंट है तो केस 2 हो गया। अगर केस 2 है तो फिर देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है या एक्चुअल कॉस्ट। ये सवाल में पहचानना होगा। अगर एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो उसके सेट ऑफ फार्मूलाज और हैं, और अगर एट एक्चुअल है तो और हैं। पहले स्टैंडर्ड वाले बताता हूं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का अभी तक जो फार्मूला पढ़ा वो क्या है? अभी जो पढ़ाया था, इनटू माइनस AC इनटू, ये अभी तक ये फार्मूला पढ़ाया था। लेकिन अब मसला ये आ गया, केस 2 में मसला क्या आया है कि AQ परचेज्ड और AQ यूज्ड, ये 2 अलग अलग होंगे। हो सकता है ये 4,500 रुपए हो और 5,000 किलो हो, और ये 4,700 किलो। हाँ ठीक है, खैर 4,200 किलो, ऐसा हो सकता है। जितने किलो खरीदे फॉर द ईयर, जितने किलो इस्तेमाल हुए, इन दोनों में फर्क है। केस 2 यही बताया हुआ है। तो प्राइस वेरिएंस में इनमें से कौन सा आना चाहिए? प्राइस वेरिएंस जो परचेज किया है, तो इसमें फिर AQ परचेज वाला आएगा। प्राइस वेरिएंस तो ये है ना कि मैं कितना महंगा मिला, तो वो परचेज वाला ही है ना जो हमें महंगा मिला है। तो इस फार्मूले में फिर परचेज आ जाएगा। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं। तो उसमें कौन सा AQ? इसका फार्मूला क्या होता है वैसे? अब वो कौन सा वाला होगा? इसको मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं। तो यूज्ड,
जी कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट का कॉस्ट मुझे प्रीवियसली डिफरेंस लाने की वजह क्या है? एक एक्चुअल कॉस्ट में थोड़ा जल्दी है सवाल, ये थोड़ा जल्दी है। केस 2, अगर परचेज यूज बराबर नहीं है, उसमें आगे ए, इफ इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो फिर प्राइस वेरिएंस का फार्मूला ये है और क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला ये है। और इसकी लॉजिक भी यही है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस है कि जब खरीदा तो कितने का खरीदा, तो महंगी प्राइस किस पे लगी है? जो खरीदा है, तो इसलिए AQ परचेज। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, बात हो ही यूजेज की रही है, तो उसमें फार्मूले में AQ कौन सा इस्तेमाल होगा? यूज्ड। अब रही बात के जो A के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है जी? जी जी बोले। जो सर एमपीयू से परचेज है सर, इसमें भी यूज होना चाहिए। क्यों? सर देखिए ना, हमने ये वेरिएंस निकाल रहे हैं यूजेज के। ये किसने कहा यूजेज की? तो जो हम वेरिएंस निकाल रहे हैं वो असल में उतना यूज हुआ है तो वेरिएंस है, वो अलग बात है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है कि कितने का खरीद, जब कितने का मटेरियल प्राइस वेरिएंस कि इतने रुपए किलो होना चाहिए था, इतने रुपए किलो है, तो जो खरीदा उसी पे नई प्राइस लगी है ना, तो इसलिए परचेज्ड। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये समझ लें क्या है। आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डबल एंट्रीज नहीं है, वरना इनकी डबल एंट्रीज भी होती हैं। ये जो वेरिएंसेस निकाल रहे हैं इनकी डबल एंट्रीज भी होती हैं। आपके स्कोप में सिर्फ इनकी कैलकुलेशन है नहीं? तो मैंने भी कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वेरिएंसेस की डबल एंट्रीज भी होती हैं, लेकिन वो आपके स्कोप में नहीं है, आपको इनकी एंट्रीज करने को नहीं कहा जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात हुआ ये कि कुछ सवाल हैं जिसमें एक सेंटेंस लिखा मिला, अल्दो के जो रिक्वायर्ड था उस पर सेंटेंस का कोई काम नहीं था, लेकिन कहीं किसी किताब से सवाल उठाया हो शायद, तो एक सेंटेंस लिखा मिला कि वेरिएंसेस P&L को चार्ज होते हैं, तो रिकॉर्ड होते हैं तो चार्ज होते हैं ना, तो उठाया होगा कहीं से सवाल, तो उसमें यह लाइन लिखी आ गई होगी। आपसे डबल एंट्री नहीं मांग लेंगे, ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो ये जो डबल एंट्रीज होती हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, वेरिएंसेस की, इनमें डबल एंट्रीज करते हुए अगर प्राइस वेरिएंस की एंट्री की जाती हो, ब्रैकेट में देखें क्या लिखा हुआ, इज रिकॉर्डेड एट, तो अभी एंट्री क्या होती है, कैसे होती है, वो तो हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन अगर वो इस टाइम पे होती हो तो उसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि टी अकाउंट में जो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, दिस इनटू 30 रुपए। दोबारा, ये जो एंट्रीज है ना, अगर एंट्री प्राइस वेरिएंस की जाए, जो नहीं पता क्या होती है, नहीं बता रहा आपको, प्राइस वेरिएंस की जो एंट्री होती है, अगर ये प्राइस वेरिएंस की एंट्री किस वक्त हो, आपको ये नहीं करना कि परचेज के टाइम पे एंट्री करनी है। मैंने जुमला क्यों लिखा है उसकी भी वजह बताता हूं। अगर अकाउंटिंग करने की ये वाली पॉलिसी रखी हो तो इन डबल एंट्रीज का एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट का जो सीडी बैलेंस आ रहा होगा वो 200 इंटू 30 रुपए करके आ रहा होगा। ये जुमला मैंने इसलिए लिखा कि हो सकता है जिस तरह पहले एक दो सवालों के अंदर ये लाइन कॉपी हो गई कि वेरिएंसेस आर चार्ज टू P&L, तो अब भी हो सकता है किसी सवाल को कहीं से उठाया जाए, वहां पर ये इस तरह का सेंटेंस लिखा मिल जाए कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ, तो आप इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसलिए मैंने ये जुमला लिख दिया, हाँ, और ये जुमला लिख दिया तो इसका मतलब इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। और इसी तरह बी के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, हाँ, तो अगर ये एंट्री तब हो रही होती है तो फिर इसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि टी अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है वो 200 इंटू एक्चुअल कॉस्ट आ रहा होता है। तो इसलिए अगर ये जुमला लिखा मिल गया तो आप समझ लीजिएगा कि इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट एक्चुअल, तो ये इसलिए ब्रैकेट में जुमले लिखे। हाँ जी, ओके। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला हो गया ये, तो अगर आपको क्लियरली नहीं पता कि ए और बी है तो बी के साथ देखें कुछ लिखा हुआ है मैंने, तो बाय डिफॉल्ट बी। सवालों की पहचान दोबारा सुने, अगर मटेरियल के वेरिएंसेस हैं सवाल में पूछे तो सबसे पहला काम ये देखेंगे कि मटेरियल परचेज मटेरियल यूज बराबर है या डिफरेंट है। अगर बराबर है तो केस 1 हो गया, डिफरेंट है तो केस 2 हो गया। अगर केस 2 है तो फिर देखेंगे कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट क्या है, अगर स्टैंडर्ड है तो वो ए वाला सेट हो गया, एक्चुअल है तो बी वाला सेट हो गया, और अगर ये भी नहीं बताया हुआ कि स्टैंडर्ड है कि एक्चुअल है तो बाय डिफॉल्ट वो बी वाला सेट है। अभी मैं ए वाले सेट पे हूं, प्राइस वेरिएंस का फार्मूला, क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला, फार्मूले वही हैं जो पहले लिखे थे, बस मजीद क्या चेंज कर दी कि अब ये मजीद क्लियर करना पड़ेगा कि ए क्यू कौन सा, तो प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज और यूजेज के लिए यूज्ड।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? असल में कॉन्सेप्ट ये है असल में कि एक्चुअली कितनी मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी और लगी कितनी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक्चुअली कितनी हुई और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होनी कितनी चाहिए थी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसको कहते हैं? जो प्रोसेस में इनपुट हो रहा होता है, जो मटेरियल स्टोर में खरीद के लाए होते हैं, जो इनपुट हो रहा होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग है जी। हाँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यही है ना कि इतने का ओपनिंग था, इतना और खरीदा, माइनस इतना क्लोजिंग है, तो बाकी फिर इशू हो गया। तो वो जो इशू हुआ वही है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओपनिंग की कॉस्ट यानी ओपनिंग के यूनिट्स इनटू ओपनिंग का रेट प्लस इनटू इसका रेट माइनस क्लोजिंग के यूनिट्स इनटू क्लोजिंग का रेट। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये क्या आंसर आ जाएगा? एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ए क्या है केस? इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट और परचेजेस तो परचेजेस ही होती है। ये लिखा हुआ है पहला फार्मूला। समझ नहीं आई? चलें फार्मूला याद कर लें। मैंने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बनाया है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस रॉ मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो मैंने वही फिगर्स बनाई हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल की अमाउंट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओपनिंग रॉ मटेरियल की अमाउंट यानी उसके किलो इनटू 1 किलो का रेट। तो चूंकि पॉलिसी है इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो इसको मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन्वेंट्री इज मेजर्ड मतलब क्लोजिंग, और एक क्लोजिंग तो अगला ओपनिंग, और परचेजेस तो परचेजेस होती हैं। ये पहला वाला फार्मूला। तो केस 2 का ए, ये तीनों फार्मूले देख लें जी। क्या हो गया? ये हो जाएगा फिर बेटा, हो जाएगा। सेट ए के फार्मूले देख लें सारे जी। जी क्या जी? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट का मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये पॉलिसी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पे लगती है ना। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री मेजर होती है एफको पे, तो वो तो इन्वेंट्री की बात हो रही है ना, परचेजेस तो परचेजेस होती हैं जी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज है, वो तो यूज होती है। क्या ये इसका आंसर है, दिस माइनस ये। इलस्ट्रेशन 2 कर दें सॉल्व, इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व कर दें, इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व कर दें, इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व कर दें। अच्छा, इलस्ट्रेशन 2 जिन्होंने अभी बैठना है वो अभी सॉल्व कर दीजिएगा, जिन्होंने जाना है वो लेक्चर अगला सुनने से पहले सॉल्व कर दीजिएगा, यानी मैं इसको अगली क्लास में बताता हूँ इसका आंसर। और अच्छा, एक जरूरी बात सुन लें, खास तौर पे बॉयज से है लेकिन गर्ल्स को भी चलें, एक नसीहत है। नमाज के फराइज में से फराइज सतर का पूरा होना भी है, और सतर में मर्द के सतर में नाफ और घुटने बोथ इंक्लूसिव ये सतर है, और औरत का जिस्म सारा का सारा सिवाय चेहरा हाथ और पांव ये सतर है। नमाज के फराइज में शामिल है सतर पूरा होना। अगर सतर खुल गया, और इसके बारे में फिर आगे उलमा ही गाइड करते हैं कि नमाज के एक रुकन तक खुला रहा, नमाज के एक रुकन तक सतर खुला रहा तो नमाज टूट गई। आप इसमें अगर कोई इख्तलाफ रखते हो, आप जिस भी मुनासिब जरिए से पूछना चाहें आप तसल्ली कर लीजिएगा, लेकिन एहतियात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि खासतौर पे बॉयज़ में कल भी मैंने इस चीज़ को नोट किया था कि मर्द के सतर में
नाफ से लेके घुटने ये दोनों कवर्ड है। वो तो चलो आदाब है ना, ये तो नहीं चड्डी पहन के नमाज पढ़ लें कि सतर तो पूरा हो रहा है ना, वो तो आदाब है कि पूरे कपड़े पहने होते हैं। लेकिन बॉयज खास तौर पे एक चीज का ख्याल नहीं रख रहे होते कि आप लोगों ने शर्ट्स जीन्स ये पहनी होती हैं, जब आप सजदे में जाते हैं तो सतर खुल चुका होता है। अब पूरा सजदा एक रुकन है और उस पूरे रुकन तक सतर खुला रहता है, तो पता नहीं कितनी नमाजें तोड़ दी होंगी। तो इस बात का ख्याल रखा करें, और गलत भी इस बात का ख्याल रखें, सतर में बाल भी शामिल होते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखा करें। और अगर आप इसको किसी से पूछना चाहें ज़रूर पूछ लें, लेकिन आपको इसलिए नसीहत कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ यार, सबसे बात कर रहा हूँ। सतर पूरा होना, नमाज का सही वक्त होना, किबला रुख होना, नियत होना, जगह साफ होना, साफ नहीं पाक, साफ और पाक में फर्क है, कपड़े पाक होना। ये बड़ों के एक बड़े लड़कों का ना खासतौर पे, सर वो कपड़े गंदे हैं सर, तो कपड़े गंदे में और नापाक में फर्क होता है। तो नमाज के फराइज में कपड़े साफ, वो तो आदाब की बात है ना, वरना पाक की बात। तो आप इन फराइज का ख्याल रखते हैं तो नमाज होती है, नहीं रखते हैं तो नमाज नहीं होती है। तो इस सतर का मसला जो है ना, ये बहुत बड़ा मसला है, ये इसका बेटा ख्याल रखा करें। आप लोग अपने कपड़ों को इस एहतियात से इस्तेमाल किया करें कि जब आप सजदे में जा रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है बात, ये बॉयज को मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है, इस बात का ख्याल नहीं रखा होता आप लोगों ने। जब सजदे में जाते हैं तो शर्ट उठ चुकी होती है और सतर एक्सपोज हो चुका होता है और पूरे रुकन तक एक्सपोज रहता है। जब पूरे रुकन तक एक्सपोज रहता है तो फिर नमाज छूट जाती है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखा गया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।